नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में। यहाँ पे हम लोग बिजनेस न्यूज़पेपर जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड के सबसे बेहतरीन आर्टिकल्स को सिलेक्ट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आपके पास हम वो न्यूज़ लेकर आएंगे जो आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके खर्चे और जॉब और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को किस तरीके से खबरें अफेक्ट कर रही है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो 5 फैक्टर्स हैं, हम इस पर ही फोकस करेंगे। तो कोई भी फालतू न्यूज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो। हर एक न्यूज़ आपको कहीं न कहीं से इम्पैक्ट कर रही है यहाँ पे। तो शुरुआत करूँगा मैं एक ओवरव्यू से। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक सिम्प्लिफाइड इनकम टैक्स बिल आ रहा है इन कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर। ठीक है? तो काफ़ी सिम्प्लीफाई करने की यहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। लेबर पेन्स इन कॉर्पोरेट इंडिया। काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो एम्प्लॉइज़ हैं, काम करते हैं। और हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एल&टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इतनी फ्री और ये मनरेगा स्कीम चला रही है कि लोग गाँव छोड़ के काम नहीं करने आना चाहते हैं बाहर। एंड एल&टी को इसलिए बड़ा नुकसान होता है कि 4 लाख वर्कर्स की जहाँ नीड है, वहाँ 16 लाख हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि एट्रिशन इतना ज़्यादा है, लोग काम छोड़ के चले जाते हैं वापस। तो इसी के ऊपर एक एडिटोरियल भी आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आपका भी मैंने ओपिनियन पूछा था, तो 2 आंसर्स आए, बहुत ही अच्छे आंसर्स आए हैं। एंड मैं उस पे ज़रूर रिएक्ट भी करूँगा आज। तो आप फिर से, मेरा यही सवाल होगा इस आर्टिकल को करने के बाद कि आप बताइए कि ऐसा क्या हो सकता है कि लोग मनरेगा में काम करना प्रेफ़र कर रहे हैं अपने गाँव में रादर देन एल&टी में काम करना, जो इतनी बड़ी कंपनी है, कांग्लोमरेट। Retail inflation hit 5-month low in January as food prices eased. Retail inflation बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। हो सकता है आरबीआई के लिए एक बेटर आगे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। तो इसके बारे में डिस्कशन होगी। मुझे काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है ये। रेल, रोड, कोल में डोमिनेट एनएमपी 2.0। एनएमपी नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है ये हमारा, पाइपलाइन। और यहाँ पे ये सारे सेक्टर्स में कंपनीज का क्या होने वाला है, गवर्नमेंट इन्हें बेचने वाली है, खरीदने वाली है, ये हम डिस्कस करेंगे। यूएस इन्फ्लेशन 3% पर चला गया है और सारे फोरकास्ट को इसने बीट कर दिया है। तो ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। ये बहुत ही, मैं कहूंगा, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर इसी तरीके से ट्रेंड अपवर्ड आ गया। डिस्कशन होगा इस पे। ट्रंप ने ऑर्डर किया है फेडरल जॉब कट विद मस्ट बाय हिज साइड। ट्रंप ने कहा है कि सरकारी नौकरियां जो अमेरिका में है, यूएस में है, फेडरल जॉब्स है, इनको हम काट रहे हैं। ठीक है? और साइड में थे एलॉन मस्क, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और बड़ा बिजार है, ऐसा किसी कंट्री में हमने देखा नहीं है कि एक कोई बिलियनर या कोई आदमी इतना इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर सकता है गवर्नमेंट में। बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, आईफोन एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमारा सक्सेसफुल रहा है, लेकिन और सेक्टर्स में हम ये सक्सेस कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, आपका भी ओपिनियन लूंगा मैं यहाँ पे और डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल को इन डेप्थ। हाउ चाइना टॉयज आर चेंजिंग द रूल्स ऑफ एआई गेम। अभी तक बात चल रही थी यूएस की, लेकिन एआई गेम में अब चाइना इस तरीके से आया है और इतनी बढ़िया एंट्री की है इसने कि सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं एआई गेम के। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या नई इन्वेंशंस लेकर आया है चाइना एआई के स्पेस में। तो शुरुआत कर लेता हूं मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। और सबसे पहले मैंने इनकम टैक्स का आर्टिकल चूज किया क्योंकि काफी लोगों को अफेक्ट भी करता है ये। एंड इंडिया में सब लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि यार टैक्स स्ट्रक्चर हमारा वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही बेकार है। तो यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म्स आने की बात चल रही है और नया इनकम टैक्स बिल 2025 एक्सपेक्टेड है कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में थर्सडे को। ठीक है? इनकम टैक्स बिल 2025। एंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा टैक्स ईयर का। और टेक्सचुअल डेफिनेशंस जो थी पुरानी, जहाँ पे फॉर्मूला थे 6 डेकेड ओल्ड लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको रिप्लेस करेंगे हम। तो 60 साल पुराना हो चुका है हमारा इनकम टैक्स एक्ट, राइट? तो बिल जो है अभी कोई चेंजेस टैक्स रेट्स में तो नहीं प्रपोज कर रहा है। टैक्स रेट्स को लेकर के कोई चेंजेस प्रपोज नहीं किए गए हैं। और अगर पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया तो प्रेसिडेंट के नोट के बाद बिल आ जाएगा 1 अप्रैल 2026 से और रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 1961 को। अकॉर्डिंग टू अ कॉपी जो सर्कुलेट की गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में और रिव्यू किया गया है इससे बाय बिजनेस स्टैंडर्ड। तो जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रीजंस इंक्लूडेड है बिल में, इसका मतलब जो कंटेंट है बिल का, वहां पे कहा गया है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कि इनकम टैक्स बिल 2025 एम कर रहा है कि वो टैक्स लॉस को और कंसाइज बनाएगा, मतलब छोटा करेगा। ऐसे नहीं कि 700 पेज भी नहीं है, खैर बहुत ज्यादा ही है, 70,000 वर्ड्स का जैसे हम बोलते हैं कि कंप्लायंस है, उसको हम कट करेंगे, छोटा करेंगे, कंसाइज करेंगे, बहुत ही क्लियर करेंगे। ठीक है? लैंग्वेज इजी करेंगे और इजी बनाएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, आम आदमी भी उसे समझ पाए। इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था 1961 में, जिसमें बहुत अमेंडमेंट्स आए हैं, हजारों अमेंडमेंट्स आए हैं, 60 साल हो चुके हैं इसको। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज अमेंडमेंट्स, जो बेसिक स्ट्रक्चर था ना इनकम टैक्स का,
वो बिल्कुल ओवरबर्डन हो चुका है, लैंग्वेज एकदम कॉम्प्लेक्स हो गई है क्योंकि 1960 में रूल अलग आया, उसके बाद 50 अलग अमेंडमेंट आ गए, तो 50 और चीजें जुड़ गई। इतना अगर आप पढ़ने बैठोगे तो टफ है। आम आदमी के लिए वो चीज़ है, आम आदमी उसे पढ़ ही नहीं सकता, राइट? तो अगर आप कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को इस तरीके से बढ़ा दोगे टैक्स पेयर्स के लिए तो वो परेशान होंगे, एफिशिएंसी भी बहुत कम कम हो जाती है, राइट? क्योंकि लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, आप फिर कोर्ट में जाओगे लड़ने, राइट? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, टैक्स अथॉरिटी कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। फिर कोर्ट में वो इतना लंबा खींचेगा, पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रैक्टिशनर्स एंड टैक्स पेयर्स ने कंसर्न्स रेज़ किए हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस के बारे में और इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर के बारे में। बिल रिड्यूस कर देता है वर्ड काउंट को, 5,20,000 का वर्ड काउंट है, ठीक है? और ये हो जाएगा 2,60,000 का, और जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो 823 से 622 हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये आधे से कम होना चाहिए था। ये फिर भी काफी है। मैं कहूंगा ये फिर भी काफी बड़ा है। मेरे हिसाब से ये और कम हो जाना चाहिए। और ये इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर, और डिफाइन किया गया है 12 मंथ फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग इन अप्रैल। और जो टर्म्स है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इनको रिमूव कर दिया गया है विथ टैक्स ईयर। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर लेट्स से मैं 23-24 का टैक्स अगर पे करता 24-25 में, तो वो मेरा असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाता, प्रीवियस ईयर हो जाता हमारा 23-24। तो इस तरीके से अब ये दोनों वर्ड्स ही रिमूव हो गए हैं। अब सिर्फ टैक्स ईयर होगा जो स्टैंडर्ड टर्म होगा, जहां पे इनकम अर्न की गई और टैक्स लायबिलिटी जहां कैलकुलेट हो रहा है। तो काफी सारे नए अमेंडमेंट्स में एडिशंस भी हो रहे हैं, जैसे कि अमेंडमेंट्स आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जैसे क्रिप्टो एसेट्स है हमारे पास। अगर हमारे पास एनएफटीज है, नॉन फंजिबल टोकन्स है, किसी को पता है एनएफटीज? कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है कि एनएफटी क्या होता है, नॉन फंजिबल टोकन्स। काफी ट्रेंड रहा है इसका 2 साल पहले, कोविड वगैरह के बाद तो बहुत ज्यादा ट्रेंड था, मुझे याद है मेटावर्स वगैरह जब आया था। इसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेशंस और प्रोविजंस हैं जो रिमूव कर दिए गए हैं और डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं सेक्शंस और सबसेक्शंस में क्लैरिटी के लिए। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेबर पेन्स इन कॉर्पोरेट इंडिया। अब बात करते हैं हम लोग लेबर पेन्स इन कॉर्पोरेट इंडिया। लेबर पेन यहाँ पे हम ऑफ कोर्स मैटरनिटी वाला लेबर पेन की बात नहीं कर रहे हैं। लेबर पेन हम उसकी बात कर रहे हैं जो इस टाइम पे एलएनटी को हो रहा है और एम्प्लॉयज को हो रहा है। जैसे कि एलएनटी के सीएमडी ने कहा कि प्रॉब्लम ये है इस टाइम पे कि काफी सारी फ्री स्कीम्स चल रही हैं, जिससे काफी सारे लेबरर्स क्या कर रहे हैं, वो चूज कर रहे हैं। स्टेटमेंट आई थिंक कि कल का आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि यार वो गांव में रह रहे हैं या वहां अपने जगह पे रहना चाह रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे वो क्योंकि कमा ले रहे हैं उतना, फ्रीबीज भी काफी मिल जा रही है उन्हें, तो वो काम करने नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास उन्हें मन नहीं लगता कि यार मैं इतनी दूर जिला से चेन्नई आऊं या तमिलनाडु आऊं या फिर कहीं और रिलोकेट करूं, तो रिलोकेट नहीं करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से क्या है, उन्हें काफी एक्सपेंसिव पड़ता है ऑपरेशंस को मैनेज करना, जो 3 से 4 गुना जहां कॉस्ट उनका बढ़ जाता है कम से कम भी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए सरकार थी, कांग्रेस और बाकी लोगों के साथ मिलकर जो गवर्नमेंट थी, उसे उस अलायंस को यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता था। यूपीए जैसे अभी एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इन्होंने एक सिग्नेचर रूरल एम्प्लॉयमेंट मेरिट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी। क्या था? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। एंड एक शुगर बैरन जो थे कंप्लेन कर रहे थे पोस्ट बजट टीवी शो पे कि जो नरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे पहले महात्मा गांधी प्रीफिक्स लगाया जाता था, ऑफ कोर्स तब मनरेगा का कहते थे हम लोग उसे। तो ये जो था ये काफी डिफिकल्ट हो गया इसकी वजह से लेबर को क्या करना, ढूंढ पाना काम के लिए शुगर केन के हार्वेस्ट के समय। यस, तो शुगर केन के जो बिजनेस बैलेंस थे वो कह रहे थे क्योंकि ये मनरेगा जैसे एक्ट आ गए हैं, तो अब उन्हें काम करने के लिए लेबर्स नहीं मिल रहे हैं। पंजाब में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि काफी लेबर क्राइसिस हो गया था एंड खरीफ हार्वेस्ट के लिए, और सून जो मनरेगा ड्रिवन लेबर शॉर्टेज है वो रैपिडली उन्होंने रिसीव किया विजडम इन कॉर्पोरेट सर्कल्स। तो इससे क्या हुआ, क्लियर हो गया कि जो मनरेगा है वो टेम्पलेट रॉक बॉटम वेजेस का तो नहीं है, पेड आउट एट अनप्रेडिक्टेबल इंटरवल्स फॉर बैक ब्रेकिंग वर्क। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सबसे पहले किसको प्रॉब्लम हुआ है इससे, शुगर केन वालों को। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री वालों को प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद फार्मर्स जो थे पंजाब में, क्योंकि आप देखोगे पंजाब में काफी सारे वर्कर्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं और पंजाब जाते हैं, ठीक है, हार्वेस्ट के टाइम पे, ताकि वो क्या करे, यहाँ पे वो काम कर सके, काम ढूंढ सके, और फॉर द पर्पज ऑफ लेबर, और अच्छा पे मिलता है, ऐसा नहीं है, पंजाब में डिमांड भी अच्छी खासी है। तो मनरेगा के आने से काफी इफेक्ट हुआ ये सब। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखिए, अगर मेजर एम्प्लॉयर है किसका, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का, इंडिया के पुअरेस्ट ईस्टर्न स्टेट से। जैसे हमारे जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स है जहां पे आप देखोगे सरप्लस लेबर है, चाहे बिहार की बात करो या फिर यूपी में भी अगर आप देखोगे जो ईस्टर्न यूपी है,
वहाँ से। तो काफ़ी लेबर्स जाते हैं दूसरी जगहों पे जहाँ पे उनकी बहुत डिमांड भी है एक्चुअली। तो एल-एन-टी के जो चेयरमैन हैं एस-एन सुब्रमण्यम, उनका जो कहना है वो एक आउटलायर नहीं है। उन्होंने लेटेस्ट अनाउंसमेंट में जो कहा वो कोई अलग बात नहीं की, बाकी लोगों का भी ऐसा कहना है। जैसे इंडिया इनकॉर्पोरेशन के लिए जो बिग बिज़नेसेस हैं हर जगह पर, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स उनका यही है वेलफेयरिज्म का, कि बिज़नेस का जो प्लान है इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है ये वेलफेयर स्कीम। यस, कैसे? क्योंकि लेबर्स ढूँढना काफ़ी ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है जब वो इस तरीके की वेलफेयर स्कीम से कम्पीट कर रहे होते हैं। तो जब सिविल लिबर्टीज़ जो हैं वो जब वायलेट हो रही होती है इन एवरी पॉसिबल वे बाय द स्टेट, तो बिज़नेस पीपल तब क्या कर रहे थे, ओपनली प्रेज़ कर रहे थे इंदिरा गांधी को, एक्सेप्ट दोज़ हू इनकन्वीनिएंटली फाउंड देमसेल्व्स कॉट इन द कॉल्स ऑफ लॉ रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो मतलब ये तो इमरजेंसी को कोट कर रहा है राइटर यहाँ पे, बट वी हैव टू सी कि कहीं कनेक्ट होता है या नहीं। तो सच अनट्रैमल्ड अथॉरिटेरियनिज्म, इट वाज थॉट गुड फॉर बिजनेस बिकॉज इट फोर्स लेबर टू फॉल इन लाइन विद देयर ग्रीवेंसेस। तो लेबर ये कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे राइटर ये कह रही है कनिका दत्ता कि देखिए, ठीक है, कॉर्पोरेट ये कहता है कि यार वेलफेयरिज्म इतना आ गया है, स्टेट जो है इतना वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बन गया है कि हमें लेबर्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, कॉस्ट बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमें बिजनेस करने में दिक्कत हो रही है, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे इमरजेंसी के समय पे जब सिविल लिबर्टीज इंडिया में चली गई थी, तो काफी सारे बिजनेसमैन एक्सेप्ट कुछ जो फंस गए थे, तारीफ कर रहे थे कि देखो कितना बढ़िया है ये बिजनेस के लिए, क्योंकि अब लेबर्स तुरंत मिल जा रहे हैं, ठीक है, चीजें जल्दी हो जा रही हैं। ऑफ कोर्स अथॉरिटेरियनिज्म के भी एडवांटेजेस हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे चाइना जैसी जगहों पे तो काफ़ी अथॉरिटेटिव है एंड काफ़ी इन्होंने ग्रो कर लिया है। बट येस, वहाँ पे फिर क्या है, राइट्स नहीं है लोगों के पास इतनी ज़्यादा। तो जो नेशन इज़ ऑन द मूव, यहाँ पे एक पब्लिक स्पेसेस में एक स्लोगन यहाँ पे काफ़ी चल रहा था उस टाइम पे। तो बहुत सारे लोग पॉइंट आउट करते हैं कि जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी तो क्या हुआ था, ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होने लग गया था। ये फैक्ट वो इग्नोर करते हैं कि जो रियल कॉज़ था, वो ड्रैकोनियन बैन्स ऑन स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट नहीं थे, जो हमारे इन्फ्लुएंस करते थे इंडियन इकोनॉमी को, वो थे बाउंटीफुल मानसून्स, बहुत अच्छे मानसून्स थे जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब ये पॉसिबल है कि एल-एन-टी जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंजीनियरिंग कंपनीज है, बाय अ लॉन्ग मार्जिन, जो बिलियंस वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट करता है अंडर कंस्ट्रक्शन, वो स्ट्रगल कर पा रहा है स्टेबल लेबर फोर्स मेंटेन करने में। लेबर फोर्स नहीं टिकता है इनके पास, ठीक है, और बाकी लोगों को भी ये दिक्कत है। कंस्ट्रक्शन वालों से आप जाके बात करो कभी। तो सुब्रमण्यम गलत नहीं है इस इश्यू को हाईलाइट करने में और इसके कॉस्ट को डायग्नोस करने में। एल-एन-टी को करीब 4 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन ये 4 गुना ज्यादा हायर करता है, 16 लाख हायर करता है, जहां पे इन्हें 4 लाख की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इनमें से इतनी तेजी से लोग छोड़ के जाते रहेंगे कि उन्हें बफर रखने पड़ते हैं लोग। एडमिटेडली ये प्रॉब्लम है काफी दूसरे लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस के लिए भी, लेकिन वेलफेयर स्कीम इसका प्रॉब्लम नहीं है राइटर के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं राइटर का ओपिनियन क्या है इस बारे में कि प्रॉब्लम क्या है। इट इज अ फैक्ट कि जो डोमेस्टिक माइग्रेशन है वो गिर रहा है स्टडीली। यस, लोग माइग्रेशन कम कर रहे हैं, राइट। जैसे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा माइग्रेशन तो हमें देखने को मिलता है, जैसे यूपी बिहार से माइग्रेशन होता है, चाहे गुजरात में, चाहे कश्मीर जाओ, साउथ जाओ, वहां पे आपको दिखेंगे स्पेसिफिकली जो कैजुअल वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, ये 38% से माइग्रेशन गिर के 29% हो गया 2023 में। और स्पेसिफिकली मैं देखूंगा कोविड के वक्त भी आई थिंक रिवर्स माइग्रेशन काफी हुआ है। तो रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई नहीं किया मनरेगा या जनधन को या डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर को रीजन फॉर दिस टेपरिंग। इंस्टेड ये पॉइंट कर रहा है कि लोकलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पहले से ज्यादा हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी पहले से बेटर हुआ है, चाहे फिजिकल बात करो या सोशल बात करो। और नेशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे कि आयुष्मान भारत मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड, और जो ऑनलाइन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स आ गए हैं, इसकी वजह से जो माइग्रेंट्स है ना, वो थोड़ा सा अब ये कह रहे हैं कि यार मैं यहीं पे काम कर लेता हूँ, इंटरनेट आ गया है, इतनी सारी चीजें आ गई है, मैं गांव के पास शहर में कहीं एक साइबर कैफे खोल लेता हूँ, बच्चे एग्जाम देने आएंगे, फॉर्म भरेंगे, वही कोचिंग सेंटर खुल जा रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस आ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी राइटर का कहना है कि जो प्लाइट है माइग्रेंट ब्लू कॉलर लेबर का, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि प्लस लोगों को पसंद भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे देखोगे या जब हम लोग देखते हैं, लोगों का जो व्यू भी होता है वो बड़ा खराब होता है। जैसे कहीं भी अगर आप जाओगे मुंबई में या कहीं भी, तो लेबरर्स को लेकर ही हो रहा है कि यार ये यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। तो लोग इसे अच्छा नहीं, हर जगह प्रॉब्लम है। यूएस में देखो कितना प्रॉब्लम है, इंडियन लोग वहाँ H1B वीजा पे जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहाँ के लोकल्स बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं इस बात को। वो कह रहे हैं यार ये माइग्रेंट्स हैं, इनको ये सस्ते दाम पे काम करते हैं, इसीलिए इनको बुलाया जा रहा है। ऑल जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे हाईएस्ट पेड कम्युनिटी है, हाईएस्ट मीडियम इनकम इन अ फैमिली, अगर आप देखोगे इंडियन नंबर 1 पे आता है वहाँ पे, above Chinese or above everybody else।
लेकिन वहां के लोग ये बोलते हैं, वैसे ही इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स के लोग दूसरे स्टेट्स के लोगों को ये बोलते हैं जब वो माइग्रेंट वर्कर की तरह वहां काम करने आते हैं, माइग्रेंट चाहे व्हाइट कलर जॉब हो या ब्लू कॉलर की, तो और भी हालत खराब है कि यार ये लोग देखो यहाँ काम करने आए हैं, मजदूर हैं, ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, इनको नहीं रहना चाहिए। ऐसा ऐसा ये जो एटीट्यूड रहता है, इसकी वजह से होता क्या है कि आप जो माइग्रेशन है ना, इसको बहुत ही अनडिजायरेबल बना देते हो। ठीक है, अनडिजायरेबल हो जाता है, और ये एक ऐसी चीज है जो जल्दी फिर बदलता नहीं है, इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। जैसे इंडिया में आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आप आईआईटी की बात करो, ठीक है, एम्स की बात करो, ये बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल है। ये इतने डिजायरेबल है कि लोग, आप देखिए कि कितना जनरेशन से डेडिकेट कर देते हैं, फैमिली अपना पूरा एक जनरेशन का वेल्थ कोचिंग सेंटर इसमें डाल देती है, बच्चे भी अपनी पूरी यूथ इसके लिए डेडिकेट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिजायरेबल है और ये जल्दी चेंज नहीं होने वाला। एंटरप्रेन्योरशिप अभी तक बिल्कुल अनडिजायरेबल था, अब डिजायरेबल होना शुरू हुआ है, एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है किसी भी चीज के बारे में। तो वैसे ही माइग्रेशन के बारे में एक नैरेटिव बिल्ड ये हुआ स्पेसिफिकली, अगर आप देखोगे कि यार कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ठीक है, तो काम करने तो अपने जगह पे रहो, एटलीस्ट लोग, आदमी ये सोचता है कि यहाँ पे हम सेफ है, सिक्योर है, यहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट है। तो ये भी एक फैक्ट है जो आई थिंक इसमें नहीं है, बट मैं इंक्लूड करना चाहूंगा अपनी तरफ से। अब ये ऐड कर सकता है टू द फैक्ट कि जो डिमांड है फॉर वर्कर अंडर मनरेगा हैज बीन सबड्यूड फॉर मोस्ट ऑफ द मंथ्स इस फाइनेंशियल ईयर। अगर आप देखोगे मनरेगा में जो डिमांड रहा है काम के लिए वर्कर्स का, सबड्यूड रहा है, ज्यादा काम रहा ही नहीं है एज कम्पेयर टू पोस्ट पैंडेमिक ईयर्स। और जो ड्रॉप आया डिमांड में वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इकोनॉमी अब रिकवर कर रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि लार्ज नंबर ऑफ जो माइग्रेंट लेबर्स है वो ओरिजिनल प्लेसेस ऑफ वर्क में वापस नहीं आए। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है कि जो स्लैक है इट वाज टेकन अप बाय इंप्रूवमेंट इन रूरल इकोनॉमी। इस बार रूरल इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही है। मैं आपको बता दूं, रूरल कंजम्पशन का डेटा जितने भी लोग मेरे न्यूज़पेपर्स देखते हैं उन्हें पता है कि बहुत बढ़िया है। और इंटरेस्टिंगली आरबीआई की रिपोर्ट ये भी पॉइंट आउट करती है कि जो एम्प्लॉयमेंट है ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो स्टडीली ग्रो कर रहा है, और सजेस्ट कर रहा है कि कंपनीज जैसे कि एल है ना, उनको अब और ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है लेबर सर्विसेज के लिए, क्योंकि लेबर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक टाइम था जब आपको इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर बड़े सस्ते दाम पे मिल जाते थे। क्या आज, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन अगर आप टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज में आपको मिलते हैं जल्दी से? नहीं, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मुझे तो करनी पड़ती है। मैं बता दूं आपको, मैं बहुत छोटे टाउन में हूँ यहाँ पे जहां मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड स्टिल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये जॉब्स ऐसे थे जो डिजायरेबल नहीं थे। यहाँ से लोग चले गए, अब यहाँ पे बहुत कम लोग बचे हैं, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम जो होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, जहां मासिव हमारे पास 111 ट्रिलियन रुपीस का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जहां 1100 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अंडर डेवलपमेंट। तो ज्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स डेवलप करेंगे, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में जब डेवलप होगा तो लेबर्स तो उतने ही है, उनकी डिमांड और बढ़ेगी। तो एलएनटी के चेयरमैन ने ये भी सजेस्ट किया कि जिनका कंग्लोमरेट है वो compete कर रहा है एम्प्लॉयर्स से जो वेस्ट एशिया में है, मिडल ईस्ट से। अब क्या है, इंडिया के जो लेबर्स है वो मिडल ईस्ट भी चले जाते हैं काम करने, राइट? तो क्योंकि वहां बेटर लाइफ उन्हें मिलती है, वहां इतना बढ़िया पे मिलता है कि सेव करके आ जाता है इंडिया में, एक छोटी सी दुकान भी खोल लेते हैं अपने गांव में, तो काफी बढ़िया काम हो जाता है उनका, राइट? सिक्योर कर लेते हैं वो अपना फ्यूचर। तो जो बिग एम्प्लॉयर्स है इंडिया में, उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि उनके लिए हम नियम कानून तो नहीं बदल सकते हैं। लेबर्स को ये तो नहीं बोलेंगे आप बेटर जॉब के लिए बाहर मत जाओ, राइट? या फिर आप माइग्रेशन उठा के तो हम उनको नहीं रख देंगे लेट्स से बिहार से चेन्नई में, या महाराष्ट्र में, गुजरात में, या फिर लेट्स से कर्नाटका में। वहां पे खुद स्टेट्स को और कंपनीज को कुछ ऐसा करना होगा कि आप उन्हें लेकर आओ, एक बेटर लिविंग कंडीशन दो, कुछ अपॉर्चुनिटीज दो, तब वो आपके पास आएंगे, काम करेंगे और स्टेबल भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि काम करेंगे और 3 महीने बाद चले जाएंगे। तो यहाँ पे एज फॉर व्हाइट कॉलर जॉब्स की अगर बात करें तो पोस्ट पैंडेमिक फ्लेक्सिबिलिटी काफी इंप्रूव हो गई है। वर्क फ्रॉम होम व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए स्पेसिफिकली काफी ज्यादा बढ़िया रहा है। फ्लेक्सी आवर्स भी आ गए हैं, ठीक है। एंड मिस्टर सुब्रमण्यम की ऑब्जर्वेशन ये है कि जो रिक्वेस्ट है फॉर व्हाइट कॉलर वर्कर्स टू माइग्रेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर लीड्स टू रेजिग्नेशन। किसी भी व्हाइट कॉलर वर्कर को कर दो कि भाई तू मुंबई है, चल तू बैंगलोर जा रहा है काम करने के लिए, अब से शिफ्ट होना है वहां पे, तो एलएनटी के चेयरमैन क्या कहना है कि यहाँ पे फिर रेजिग्नेशन हमें फेस करना पड़ जाता है। तो टुडे, आज की जो रियलिटी है, ये इसका एक पिक्चर है कि अब लोग इसे एज अ प्रिविलेज या इसे एज अ, मैं कहूंगा, एहसान नहीं देखते हैं। अगर आप कि अगर आप उन्हें जॉब दे रहे हो लेट्स से, या फिर वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रहे हो, तो इन्हें एक्सपेक्टेड आदत हो गई है कि नहीं ठीक है हम वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, हमें शिफ्ट करने की क्या जरूरत है, ये काम घर से भी हो सकता है। ऐसा ये कल्चर आ गया स्पेसिफिकली कहाँ पे, जो जॉब्स है जहाँ पे तुम्हारे क्लाइंट्स फॉरेन फॉरेन के क्लाइंट्स है, राइट? स्पेसिफिकली जो आईटी जॉब्स है, राइट? तो यहाँ पे, वहां पे अगर आप देखोगे तो वो ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में रहे हैं जब पे बहुत लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, एंड आपको कंपनी ने जो कहा आपको वो करना पड़ता था, इंक्लूडिंग वर्किंग ऑन संडेज। एंड परहैप्स क्योंकि वो हेड है 2.21 ट्रिलियन रुपी कॉर्पोरेशन के इन 21st सेंचुरी, तो इनको
अब इस बात से ज़रूर मैं कहूँगा कि इसको अडॉप्ट करना होगा इस फैक्ट को कि अब जो लेबर लैंडस्केप है और वर्कर लैंडस्केप है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। रिटेल इन्फ्लेशन 5 महीने के लो पर आ गया है जनवरी में क्योंकि फूड प्राइसेस कम हो गए हैं। यस, तो ड्रिवन बाय ईजिंग फूड प्राइसेस, इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5 मंथ के लो पर आ गया है 4.31% पे, जो था 5.22%। तो आरबीआई यहाँ पे मैं कहूंगा और बढ़िया यहाँ पे हम स्पेस दे रहे हैं आरबीआई को, फैसिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो आगे और रेट कट्स कर। तो यहाँ पे ये लिखा है कि हमारे जो होप्स है वो और बढ़ जाएंगे फॉर अनदर रेपो रेट कट बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी ड्यूरिंग अप्रैल मीटिंग। सेपरेटली जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है वो 4 महीने के लो पर आ गया दिसंबर में, एंड जो ग्रोथ है आईआईपी का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो स्लो हो गया है बाय 3.21% इन दिसंबर फ्रॉम 4.96। तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ हल्का हो गया है, पहले से थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में थोड़ी गिरावट आई है। और डेटा रिलीज किया गया है स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री द्वारा वेंसडे को, वो ये शो करता है कि जो फूड इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अब वो मॉडरेट हो चुका है। मतलब बहुत कम नहीं हुआ लेकिन मॉडरेट हो गया, 6.02% पे आ गया है जो पहले 8.39% था। तो वेजिटेबल प्राइसेस अगर आप देखोगे तो उसकी वजह से भी फूड के दाम का फूड प्राइसेस ऊपर रहते हैं। एंड 11.35% था ये पहले, सॉरी आ गया है 11.35% पे जो पहले 26.6% का इन्फ्लेशन था। यस, 26%, 26.5% का वेजिटेबल फूड इन्फ्लेशन था। अब 11.5 पे है, मैं कहूंगा अभी ज्यादा है, अभी भी काफी यहाँ पे मॉडरेशन की जरूरत है। जो प्राइस है दूसरे मेजर फूड आइटम्स के जैसे कि सीरियल्स, एग, मीट, पल्सेस, ये भी नीचे आए हैं। एंड यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट है केयर रेटिंग्स के, उनका ये कहना है कि खरीफ प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, इस बार हार्वेस्ट बढ़िया हुआ है, अच्छा प्रोग्रेस है रबी के सोइंग में भी, एंड तो आगे हम लोग जो कल्टीवेशन है हमारे जो क्रॉप्स है हम बहुत अच्छा ईल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फूड इन्फ्लेशन हमें लगता है कि बढ़िया ही रहने वाला है इस बार, सब्जी वगैरह के दाम ज्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं। दूध के दाम अगर आप देखेंगे, ऑयल्स, फ्रूट्स, ये बढ़े हैं। कल ही मैंने कवर किया है कि फ्रूट और ऑयल के दाम स्पेसिफिकली इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट यहाँ पे महंगा हो गया है, रुपया पहले से डेप्रिशिएट हो गया है, तो ये चीजें इंपोर्ट करने में पैसा ज्यादा लग रहा है। कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का जो डेटा है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर होता है, उसमें से आप फूड इन्फ्लेशन को हटा दो, ठीक है, एंड फ्यूल वाले सेक्टर को हटा दो, मतलब पेट्रोल डीजल और जो फ्यूल है जैसे कोल, और इसके अलावा फूड को हटा दोगे तो जो बचा वो हो गया कोर इन्फ्लेशन। और ये तो भाई 1-2 साल से स्टेबल ही है, अभी भी 3.7% चल रहा है ड्यूरिंग द मंथ। जो प्राइसेस हैं फॉर फ्यूल वो भी कॉन्ट्रैक्शन में कम हुए हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे जो प्राइसेस ऑफ आइटम्स हैं रिक्रिएशन के लिए, एजुकेशन के और हेल्थ के, वो भी डी एक्सेलरेट हुए हैं। तो अर्लियर दिस मंथ आरबीआई का जो एमपीसी है वो देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग थी 5 तारीख से 7 फरवरी तक, और इन्होंने स्लैश किया, मतलब रिड्यूस किया पॉलिसी रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.25% से टू 6.25%। फर्स्ट टाइम पिछले 5 सालों में ये कम हुआ है। एंड यहाँ पे जो नए गवर्नर आए हमारे आरबीआई की, संजय मल्होत्रा, उनका ये कहना है कि फूड इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है और कुछ जो एब्सेंस है सप्लाई साइड शॉक्स के, इसकी वजह से हमें बढ़िया प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, वेजिटेबल प्राइसेस हमें कम होते हुए नजर आएंगे, और आगे बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है महंगाई को लेकर के, मतलब महंगाई नीचे ही जाएगा, यहाँ से सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर बात करें आईआईपी ग्रोथ, इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ, ये थोड़ा सा कम हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में कमी आने की वजह से। जो ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग में है वो भी एक्सेलरेट हो रहा है। अगर आईआईबी का डेटा आप देखेंगे तो टोटल 23 में से 7 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट्स, लेदर एंड रिकॉर्डेड मीडिया प्रिंटिंग, और दूसरे भी हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं ड्यूरिंग द मंथ। 23 में से 7 सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन आया है। एंड इन टर्म्स ऑफ यूज बेस्ड कैटेगरी अगर आप देखोगे, जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स, प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है बढ़िया, जैसे इंटरमीडिएट में 5.9%, प्राइमरी में 3.8%, कैपिटल गुड्स में तो 10.3%। तो ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे, ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स में भी आया है 6.3% का, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 8.3% का ग्रोथ, सॉरी, डी एक्सेलरेशन हमें देखने को मिला है। तो थोड़ा सा स्लो डाउन है कहीं पर और कहीं पे काफी बढ़िया ग्रोथ भी है। अब आ जाते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर। मुझे लगता है काफी लोगों को ये पता होगा क्योंकि लोग कुछ साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोगों को नहीं भी पता होगा। अब मिनिस्ट्रीज एक्शन प्लान बना रही है, ठीक है, और एसेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा। एसेट्स को मोनेटाइज करने का मतलब क्या है, अब देखते हैं हम लोग। रोड, रेलवे और कोल टुगेदर 70% इस बार इनका शेयर रहने वाला है गवर्नमेंट के टेकिंग्स में, फ्रॉम सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो फाइनेंशियल ईयर
2026 से चलेगा फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। तो यहाँ पे कंपैरिजन अगर करें तो जो 3 सेक्टर्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है 66% पहले रहा था, और अब कितना रहेगा 70%। जो 10 ट्रिलियन रुपी एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, ये क्या करेगा, ये रिजेक्ट करेगा सम ऑफ प्रायोरिटीज ऑफ गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ब्राउनफील्ड एसेट्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करने वाली है, एसेट्स को बेचने वाली है। मोनेटाइज करने का मतलब ही क्या होता है, जब आप किसी चीज को सेल करते हो, उससे पैसा जनरेट करते हो, तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट का गोल है वो यही है। जो कोर ग्रुप है सेक्रेटरीज के ऑन एसेट मोनेटाइजेशन, सीजीएएम, उन्होंने लास्ट वीक मीटिंग की और फाइनल प्रोग्रेस इन्होंने डिस्कस किया। जो पहला मोनेटाइजेशन पाइपलाइन था उसे रिव्यू किया, डिस्कस किया सेकंड पाइपलाइन, और कुछ टारगेट्स रखे हैं। जैसे कि रोड्स की अगर बात करें, जो हम टोल रोड्स की बात करते हैं, राइट, टोल कलेक्शन होता है, तो यहाँ पे इनका टारगेट है 3.5 ट्रिलियन रुपए का, कि इतना 5 साल में हमें मोनेटाइज करना है। रेलवेज की बात करें तो ये जनरेट कर सकता है 1.7 ट्रिलियन रुपीस। एंड कोयला, जहां पे फर्स्ट पाइपलाइन में बहुत बढ़िया सक्सेस देखने को मिला है, ये जनरेट कर सकता है 1.5 ट्रिलियन रुपीस टारगेट टिल FY 2030। पावर से 1 ट्रिलियन रुपए और निकाला जा सकता है। तो मिनिस्ट्रीज एक्शन प्लान बना रही है, और पाइपलाइंस जो है ये पैनल को भेज दिए जाएंगे एंड ऑफ दिस मंथ तक। सेकंड ऑफिशियल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने काफी पैसा बनाया कोल मोनेटाइजेशन से, और इवन हाईवे से अगर आप देखो, और लाइकली जो 4 ईयर प्रोसीड्स है वो 2 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर रह चुके हैं। तो उन्होंने, निर्मला सीतारमन ने बजट स्पीच में कह दिया था कि फर्स्ट जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान था बहुत बढ़िया था, और सेकंड 2025-30 का जो रहेगा, वहां पे हम 10 लाख करोड़ का टारगेट रख रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट्स में। एंड रेगुलेटरी और फिस्कल मेजर्स जो हैं ये फाइन ट्यून किए जाएंगे ताकि सपोर्ट किया जा सके इन प्लान्स को। एसेट मोनेटाइजेशन इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व करता है, क्या प्राइवेट ऑपरेटर्स को गवर्नमेंट ओन्ड रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स दे दो। जैसे कि हाईवेज का मैंने एग्जांपल दिया आपको, राइट। तो हाईवेज गवर्नमेंट क्या कैसे मोनेटाइज करती है, प्राइवेट प्लेयर को लेट्स से 20 साल के लिए दे दिया, और प्राइवेट प्लेयर ने मुझे दे दिया लेट्स से 10,000, और अगले 10 साल के लिए वो अब टोल कलेक्ट करेगा इस रोड से, और मेंटेनेंस भी वही करेगा इस हाईवे का, एक्सप्रेसवे का। इसी तरीके से रेलवे में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आपने देखा है कि इवन रेलवे स्टेशन पे अगर आप पार्किंग में भी जाओ ना, तो पार्किंग प्राइवेट प्लेयर्स कलेक्ट करते हैं। वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट पे रेलवे को पहले पैसा दे दिया, पार्किंग की जिम्मेदारी खुद ले ली, और वो जितना भी रेवेन्यू जनरेट करे उतना पार्किंग मेंटेन उन्हें ही करना है वहां। तो जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है वो 6 ट्रिलियन रुपीज यहाँ पे जनरेट कर सकता है। पहला जनरेट करने वाला था, एंड इन्होंने टारगेट्स अपने खत्म 90% टारगेट तो कर भी दिया अचीव। तो यहाँ पे नीति आयोग वगैरह का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पे भी इन्होंने कुछ क्वेरीज भेजी है, लेकिन अभी रिप्लाई नहीं आया है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी मेजर ट्रिमिंग डाउन देख सकता है अपने मोनेटाइजेशन टारगेट्स का अंडर NMP 2.0, क्योंकि इनकी अंडर परफॉर्मेंस रही। टेलीकॉम मिनिस्ट्री कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाया डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन। आते हैं अगले आर्टिकल पे। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा, एंड फेडरल रिजर्व ने मैसेज दिया कि भाई हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है रेट कट को फिर से करने के लिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े रीजन है उस अनसर्टेनिटी के, राइट, वैसे तो। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जंप कर चुका है 0.5% लास्ट मंथ, 0.4% गेन किया था दिसंबर में। एंड ये डेटा आता है कहां से, लेबर डिपार्टमेंट्स ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, BLS से। तो इंडिया में ये डेटा कहां से आता है, मेरा सवाल है आज का आपसे, कि यूएस में BLS, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स से डेटा आ रहा है CPI का, तो हमारे यहाँ CPI का डेटा कौन रिलीज करता है। इन 12 मंथ्स थ्रू जनवरी CPI ने इंक्रीज किया है, CPI इंक्रीज हुआ है 3.0% आफ्टर एडवांसिंग 2.9% इन दिसंबर। इकोनॉमिस्ट का जो पोल था फोकस कर रहा था कि 0.3% का गेन होगा, ठीक है, एंड 2.9% हमारा CPI रहने वाला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो BLS ने अपडेट किए वेट्स और सीजनल एडजस्टमेंट फैक्टर्स को, जो मॉडल गवर्नमेंट यूज करती है सीजनल फ्लक्चुएशन को स्ट्रिप आउट करने के लिए डेटा से, ताकि प्रॉपर प्राइस मूवमेंट हम रिफ्लेक्ट कर पाए। तो जो कुछ राइज था CPI में लास्ट मंथ, प्रोबेबली वो रिफ्लेक्ट हो रहा था बिजनेस के थ्रू, जहां पे पुश थ्रू कर रहे थे प्राइस इंक्रीजेस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो बिजनेसेस जो है वो प्रीएम्प्टिवली क्या करते हैं, कभी कभी प्राइस रेज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार अब टैरिफ बढ़ने वाला है, फॉर एग्जांपल 25%, तो अभी से दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। पेट्रोल डीजल के दाम जैसे भी क्रूड ऑयल $90 जाने वाला है, तो अभी से इंक्रीज करने लग जाए, क्या पता। इन्फ्लेशन इसमें क्या रहता है, फिर इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, और इन्फ्लेशन लाइकली अभी 2% का जो यूएस का टारगेट है उससे ऊपर रहने वाला है। अगर आप वॉलेटाइल फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी कंपोनेंट्स को एक्सक्लूड कर दो, तो CPI में 0.4% की ग्रोथ आई है 2025 जनवरी में। और जो सो कॉल्ड कोर CPI है, अभी हमने कोर डिस्कस किया था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, कोर क्या होता है इन्फ्लेशन से, अगर आप फ्यूल के इन्फ्लेशन हटा दो और वेजिटेबल और फूड इन्फ्लेशन हटा दो,
तो 0.2% की ही इंक्रीमेंट आई है। कोर सीपीआई जो है वो थोड़ा हायर रहा है जनवरी में, और पिछले 12 मंथ्स में अगर आप देखोगे थ्रू जनवरी, तो ये इंक्रीज हुआ है 3.3% आफ्टर एडवांसिंग 3.2% इन दिसंबर। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ट्रंप ने ऑर्डर किया है फेडरल जॉब कट विद मस्क बाय हिज साइड। तो मैं यही डिस्कस कर रहा था कि यूजुअली इंडिया में ये मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन इस तरीके से साथ में बैठा हो और मोदी जी कुछ अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, राइट, जो फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स कट करने के बारे में हो स्पेसिफिकली। मतलब हड़कंप मच जाएगा, सरकार कल ही गिर जाएगी मुझे लगता है इंडिया में। लेकिन अगर आप देखेंगे यूएस में सिनेरियो बड़ा ही अलग है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर किया यूएस एजेंसीज को कि भाई देखो, अभी ये बहुत क्लोजली काम करने वाले हैं अपने टॉप एडवाइजर के साथ जो है एलॉन मस्क, और यहाँ पे श्रिंक करने वाले हैं फेडरल वर्कफोर्स को। फेडरल वर्कफोर्स मतलब वहां पे जो फेडरल एम्प्लॉयज है उनको, जो उनके जॉब को कट करने की बात चल रही है, जिनको ले ऑफ किया जाएगा और या तो उनके फंक्शंस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो इनके जो 4 ईयर ओल्ड सन है एलॉन मस्क के, आप देख सकते हैं फोटो में, ये इनके साथ है, और बगल में ही डोनाल्ड ट्रंप है। एंड क्वेश्चंस ले रहे हैं ये लगातार रिपोर्टर्स से, और इन्होंने एक मागा कैप भी पहना हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट ग्रेट अगेन, और दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है, उन्होंने डिफेंड किया है अपना अनइलेक्टेड रोल। एलॉन मस्क इलेक्टेड नहीं है, ना तो लोगों द्वारा इलेक्टेड है, ना वो इलेक्शन में लड़े हैं, ठीक है। वो उनको अथॉरिटी दी गई है अनप्रेसिडेंटेड, किसके द्वारा? यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो you cannot have autonomous federal bureaucracy, you have to one that's responsive to people। मस्त ने कहा कि आप autonomous federal bureaucracy, ब्यूरोक्रेट्स को बिल्कुल हेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको रिस्पॉन्सिव होना होगा, आपको इतनी पावर हम इन्हें नहीं दे सकते, उनका ये कहना है। और कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्थ ब्रांच है सरकार की इन अ लॉट ऑफ वेज, ठीक है, और इनके पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी ज्यादा पावर है। तो मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं और ओनर हैं एक्स के, उन्होंने पुशबैक किया क्रिटिसिज्म पे कि जो इनकी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी टीम है, जो बिल्कुल सीक्रेटली काम कर रही है, ठीक है, डॉज ने प्रोवाइड किया है नहीं किया है कोई भी इंफॉर्मेशन कि इन्होंने किसको एम्प्लॉय कर रखा है, क्या से वो ऑपरेट करती है, क्या एक्शंस ले रही है। बस उन्होंने कुछ एक्चुअल रिजल्ट्स दिए अपने काम से, डॉलर फिगर्स में, कि इतना हम जॉब कट कर देंगे, इससे इतना पैसा बच जाएगा, और जिसमें लिटिल स्पेसिफिक डिटेल है। तो एलॉन मस्क ने कहा कि देखो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी अच्छे से स्क्रूटिनी होगी, मुझे स्क्रूटनाइज किया जाएगा, डेली प्रोक्टोकॉलॉजी एग्जाम होगा मेरा, एंड मैं कुछ भी कर लूं अगर गलत, तो मैं उससे छूट के निकल नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आई कैन गेट अवे विथ एनीथिंग जो मैंने अगर गलत कर दिया। तो मस्क ने पुशबैक किया जब उनका क्रिटिसिज्म किया गया उनके डिट्रैक्टर्स द्वारा, जैसे बहुत सारे डेमोक्रेट्स पार्टी के हैं, उनके द्वारा। तो उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट आस्क फॉर अ स्ट्रॉन्गर मैंडेट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैंडेट मिला है ट्रंप को, एंड लोगों ने मेजर गवर्नमेंट रिफॉर्म के लिए वोट किया है, तो उन्हें वो मिलना चाहिए, उनका ये कहना है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, लेटेस्ट एफर्ट था बाय ट्रंप एंड मस्क, जहां पे इन्होंने कहा कि यूएस गवर्नमेंट ये श्रिंक करेंगे और अलाइन करेंगे यूएस गवर्नमेंट को ट्रंप की पॉलिसी प्रायोरिटीज के साथ। एंड यहाँ पे लार्ज स्केल बायोट ऑफर्स हुए हैं, सिविल सर्विसेज प्रोटेक्शन जो है फेडरल वर्कर्स के, वो स्टेप करने की बात हुई है। यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज को कहा गया है कि आप एक भी एम्प्लॉय नहीं हायर करोगे फॉर एवरी 4 वर्कर्स हु लीव, एक से ज्यादा नहीं हायर कर सकते हो। तो 4 लोग आपके डिपार्टमेंट से जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप एक से ज्यादा हायर नहीं कर पाओगे, और ये कंपेल कर रहे हैं एजेंसीज को कि आप वर्क करें मस्क की टीम के साथ, और रिडक्शंस को जो है उसको आइडेंटिफाई करें कि कितने लोगों को निकाला जा सकता है हर एक डिपार्टमेंट से। और जो ऑर्डर है वो एग्जाम करता है फ्रॉम कट्स दोज एम्प्लॉयज whose work is critical to national security। तो नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक सेफ्टी में जो काम कर रहा है उनके लिए बस ये नहीं। बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो सक्सेस मिला है ना इंडिया को आईफोन में, वो सेम सक्सेस अगर हम बाकी जगह पे रेप्लिकेट कर देना, तो 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन ये नंबर ना ज्यादा दूर नहीं रहने वाले हमारे से। तो अगर आप पहले 10 महीने की बात करें 2024-25 की, आईफोन एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है, और ये इंडिकेट करता है इंडिया के प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को, और ऑगमेंट करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस को। तो यहाँ पे हम ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनने के लिए तैयार हैं, स्मार्टफोन्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए। एस्टिमेट्स तो ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया का जो आईफोन प्रोडक्शन है ना, वो अगले 5 साल में चाइना जितना हो जाएगा, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है क्लोज टू 30% आउटपुट देगी बाय 2027। और क्लियरली इंडिया का जो पीएलआई स्कीम है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्टफोन में बहुत ही सक्सेसफुल रहा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, और सीमलेसली अलाइन किया है विद कंट्रीज एक्सपोर्ट एम्बिशंस। तो डिस्पाइट लॉडेबल अचीवमेंट्स, अगर आप पास से देखें थोड़ा सा, तो आईफोन को हटा दो अगर, तो नियरली हाफ ऑफ जो इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो पीएलआई स्कीम में एस्टैब्लिश की गई, वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो सिर्फ आईफोन यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, और लिटरली कैरी कर रहा है अपनी पीठ पे पूरे
एक्सपोर्ट ग्रोथ को, क्योंकि डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अलावा वो बहुत, आप देखेंगे, ठंडी है, कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा। और ये एक प्रॉब्लम है, राइट? तो एक स्पेसिफिकली एक कंपनी ही इतना अच्छा क्यों कर रही है, इसके बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, जैसे कि कहा जा रहा है वीक ग्लोबल डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड, उसके अलावा स्मॉलर जो प्लेयर्स हैं स्मार्टफोन मार्केट में, वो डोमेस्टिक मार्केट को ही केटर कर रहे हैं, तो स्ट्रगलिंग, दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन शिफ्ट करना पड़ रहा है अभी फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड वेरेबल्स, और इवन शटिंग डाउन ऑपरेशंस। तो दूसरे सेक्टर जो है आईटी, जैसे हार्डवेयर, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, स्पेशलिटी स्टील जैसे कार्स में हम लोग यूज करते हैं, अलग स्टील यूज होती है। एंड प्रोग्रेस ऑफ स्कीम, ये काफी सिग्निफिकेंटली स्लो रहा है इन्वेस्टमेंट में 2023-24 में। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव जो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन होता है पीएलआई स्कीम का, उसे और इवैल्यूएट करना पड़ेगा स्कीम को, और अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या फेलियर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कोई नई पीएलआई स्कीम जो है एक्सपेक्टेड नहीं है कि जिन्हें लॉन्च किया जाएगा, और जो बजटरी आउटले है एग्जिस्टिंग स्कीम्स के लिए इंक्रीज किया गया इन्हें 9,360 करोड़ से रिवाइज करके 19,482 करोड़ 2025-26 में बजटेड एस्टिमेट है ये। तो 108% का ग्रोथ गवर्नमेंट ने यहाँ ऑलरेडी दे दिया है कि भैया देखो इतना एलोकेशन हम और बढ़ा रहे हैं। तो एलोकेशन इंक्रीज टेक्सटाइल के लिए भी हुआ है, बैटरी सेल के लिए हुआ है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, इन सब के लिए हुआ है। टेक्सटाइल के लिए तो पीएलआई 25 गुना बढ़ गया है, पहले 45 करोड़ था, अब हो गया है 1150 करोड़ के आसपास। तो और क्या चाहिए यहाँ पे? तो नेवरदलेस जो एलोकेशन इंक्रीज है ना, वो सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि और क्या चाहिए, क्योंकि सफिशिएंट नहीं है कि आप खाली एलोकेशन कर दो सब्सिडीज का और मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट होने लग जाएगा अपने आप। जो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है ग्रॉस वैल्यू एडेड में, वो अभी भी बहुत कम है। एनुअल सर्वे अगर आप करेंगे इंडस्ट्रीज डेटा को, तो रिवील करता है कि काफी स्क्यूड है नेचर ऑफ प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब एक बहुत ही बढ़िया कर रहा है और बाकी जो 10 है वो बिल्कुल मरे पड़े। स्क्यूड होने का मतलब ये होता है। तो 6 of 29 मेजर इंडस्ट्रीज है, उसमें से 6 जो है आधे से ज्यादा इंडिया का फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कंट्रीब्यूट कर देती है जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिक्वायर करता है वो करता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जहां पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, लॉजिस्टिक्स अच्छा हो, ट्रेड पॉलिसी रिलायबल हो और थोड़ी स्टेबल हो, टैरिफ्स थोड़े कम लगे, ठीक है, ऑन इनपुट्स एंड स्किल वर्कफोर्स, और इन्वेस्टर फ्रेंडली रेगुलेशंस हो। और ये बहुत जरूरी है कि कोई वायबल ऑल्टरनेटिव जो है, क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो बहुत जरूरी है कि इस तरीके के रिफॉर्म्स को हम लोग कर पाए। और कुछ सेक्टर्स को अगर आप हटा दें, जैसे कि टेक्सटाइल या फूड प्रोडक्ट्स, तो ज्यादा सेक्टर जो कवर्ड है पीएलआई स्कीम में वो लेबर इंटेंसिव है ही नहीं। वहां जॉब क्रिएशन भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है, जैसे न्यू फाउंड फोकस है टॉयज में, अपैरल में, फुटवेयर में, लेदर में। तो ये स्केल अप कर सकता है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को, स्पेशली लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग है वहां ये हेल्प कर सकता है। लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं, काफी ऑटोमेशन भी है वहां पे, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा इंडिया के लिए। हाउ चाइना टॉयज आर चेंजिंग द रूल्स ऑफ एआई गेम। अब मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। चाइना ने स्टेप अप कर दिया अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल रिलीज को। पहले तो ये डीप सीक लेकर आए, ठीक है, बिल्कुल फ्रेंजी क्रिएट हो गया। यूएस में ये नंबर 1 डाउनलोड बन गया था, नंबर 1 पे रैंक कर रहा था ऐप स्टोर में। एंड विद इन लास्ट वीक चाइनीज टेक फर्म्स ने और एआई स्टार्टअप्स ने रिलीज किए 4 मॉडल जो कह रहे हैं कि ग्लोबल बेंचमार्क को फिर से तोड़ रहे हैं, जैसे कीमी एआई जो ट्यूसडे को रिलीज हुआ बाय मूनशॉट एआई। ये इसने डीप सीक को बीट कर दिया है मैथमेटिक्स में, कोडिंग में और रियल टाइम वेब सर्च में भी। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी बाइट डांस है, इसने हेडलाइंस बनाए लास्ट वीक जब इन्होंने ओमनी ह्यूमन वन एक वीडियो मॉडल लॉन्च किया सोशल मीडिया के लिए, एंड गोकू एक फ्लूइड एनिमेशन मॉडल लॉन्च किया है जो बीट कर रहा है ओपन एआई के सोरा को एट अ फ्रैक्शन ऑफ हार्डवेयर। मतलब इनका हार्डवेयर यूटिलाइजेशन इतना कम है, इन्वेस्टमेंट इतनी कम लग रही है, और ये बीट कर दे रहा है ऐसे ऐसे कंपनीज को, ओपन एआई और क्लाउड को, जो पता नहीं कितना उससे 10 गुना या 100 गुना ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं सेम चीज पे। तो एक्सपर्ट्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉल कर रहे हैं इन मॉडल्स को चाइना टॉयज, जो फ्लड कर रहे हैं मार्केट को इन बल्क। ये बिलो कॉस्ट या ऑलमोस्ट मतलब फ्री में ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और इनकम्बेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ईटी एक्सप्लेन कर रहा है इस वक्त कि इसका मतलब क्या है। डिस्पाइट अमेरिका बैन ऑन सप्लाई ऑफ एआई चिप्स, अमेरिका ने बैन कर दिया है कि आप चाइना को ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चिप्स नहीं दोगे जो पावरफुल चिप्स होते हैं। चाइना फिर भी सेकंड लार्जेस्ट नेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एआई मॉडल्स अक्रॉस टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो। आप किसी की भी बात कर लो, आउट ऑफ 1328 एआई लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है, उसमें से 36 ओरिजिनेट करते हैं चाइना से, जो सिर्फ सेकंड रैंक करता है यूएस के पीछे। एंड ये इग्नोर किया गया बाय ग्लोबल नॉट अंटिल जब स्मॉल टीम ऑफ 150 इंजीनियर्स जो डीप सीक में है, और यहाँ पे हेड फंड मैनेजर जो इनके हेड है, वो एआई को ग्लोबल मैप पे ले आए, जो चाइनीज एआई था सबसे पहला, जिसका नाम था डीप सीक। तो डीप सीक सिर्फ एक चैलेंजर नहीं है,
सिंस 2023 चाइना का जो टेक फर्म है जैसे अलीबाबा, टेंसेंट, बाइडू, इन्होंने टॉप टियर एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट ने इक्वली कंट्रीब्यूट कर दिया है टू द एक्सपैंडिंग एआई रिसर्च इकोसिस्टम। चाइना में गवर्नमेंट भी बहुत सीरियसली एआई पे हमेशा से लगी पड़ी है, इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, रेगुलेशंस के मामले में। 2025 की अगर बात करें तो चाइनीज गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद प्राइवेट वेंचर कैपिटल फर्म्स अनाउंस किया था नया इन्वेस्टमेंट, न्यू एआई इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ 60 बिलियन युआन, $8.2 बिलियन का। एंड डीप सीक की जो सर्जिंग पॉपुलैरिटी है, चाइनीज कंपनीज यूज करें इस अपॉर्चुनिटी को कि सिमेंट कर ले अपने पोजीशन को और गेन कर ले मार्केट शेयर विद द लेटेस्ट मॉडल रिलीजेस। तो इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? एक्सपर्ट इसे कह रहे हैं स्मार्टफोन मोमेंट फॉर एआई, व्हेन चाइना के Xiaomi, ओप्पो, वीवो, एसेंशियली सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज थी जिन्होंने ग्लोबल लीडर्स को डिस्टर्ब कर दिया था, जैसे सैमसंग, एप्पल, बिल्कुल ही लो प्राइस डिवाइसेस ला करके। मुझे याद है अभी भी Xiaomi का 6-7 हजार में जो फोन उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, वो उसने पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया था। और उसके बाद ही इंडिया में जो माइक्रोमैक्स और लावा जैसे ब्रांड्स थे, बिल्कुल खत्म हो गए 6 महीने में। तो थिंग्स जो है दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम 15 इयर्स अगो। एंड अगर देखेंगे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से चाइनीज कंपनीज को ना फेज आउट कर दिया जा रहा है टेलीकॉम नेटवर्क से। और इवन स्मार्टफोन्स जैसे वीवो और Xiaomi है, इन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग को काफी कम कर दिया है पहले से। और अगर एआई मॉडल की भी बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, ये ब्लॉक कर रही हैं यूज ऑफ डीप सीक। कह रही हैं कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क है, तो आप डीप सीक एआई को मत यूज करो। और इसका मतलब ये है कि चाइना का जो कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजीज है ना, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहने वाला, क्योंकि आप कॉस्ट चाहे चार्ज कर लो या फ्री रखो, हम वैसे भी नहीं यूज करने देंगे अपने सिटीजन को आपकी एआई मॉडल्स को, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। आप हमारे डेटा को यूज कर सकते हो, हमारे डेटा को आप हार्वेस्ट करोगे और उससे अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करोगे, जो हम नहीं करने देना चाहते। और यूएस की यहाँ लीडरशिप है जो ज्यादा रिलायबल है, जिसपे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इंडिया के पास भी पोटेंशियल है कि वो अपना फाउंडेशनल और मॉडल को डेवलप करे और फाइन ट्यून कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको ये वीडियो आई होप कि अच्छी लगी हो। जरूर रिव्यूज दें, कमेंट्स में थोड़ा और इंटरैक्ट करें, थोड़ा मुझे फीडबैक दे तो मैं और इंप्रूवमेंट्स करूंगा। और मेरा एक सवाल ये भी है कि हम एक और नया वीडियो डेली शाम को डालना चाह रहे हैं, तो कुछ टॉपिक्स आप अगर बताएं, आप किस टाइप के टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहेंगे, तो हम उसी टाइप के टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही अच्छे से लेकर आएंगे रिसर्च करके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप रोज ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक्स।